ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके जो 50 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता क्या है, तो ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र 3 तरह से हो सकता है, ठीक है। एक तो विधि द्वारा बाय कोर्ट हो सकता है, या विल वसीयत द्वारा हो सकता है, और तीसरा जो है पक्ष कार्यों द्वारा, ठीक है ना, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है एक्ट है, ये बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़, ठीक है, पक्षकारों के कार्यों द्वारा जो अंतरण होता है उसके बारे में बताता है। ऊपर वाले विधि द्वारा और वसीयत द्वारा इन दो को नहीं बताता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, संपत्ति अंतरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैसे, संपत्ति का अंतरण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो संपत्ति का अंतरण एक जीवित पर्सन ही एक जीवित व्यक्ति ही दूसरे जीवित व्यक्ति को, लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को, या वो व्यक्ति खुद को भी कर सकता है। एक जीवित व्यक्ति खुद को भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है, और उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र या तो अभी कर सकता है, वर्तमान में प्रेजेंट के लिए कर सकता है, या वो कभी भविष्य के लिए भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से वो ट्रांसफ़र कर सकता है। जीवित व्यक्ति होना चाहिए और वो खुद को भी कर सकता है, और दूसरी बात है वो अभी भी कर सकता है और भविष्य के लिए भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब संपत्ति का अंतरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, तो सेक्शन 9 बताता है कि संपत्ति का अंतरण रिटर्न में भी, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। ओरल भी हम संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ सीधी दे दी, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ है, कोई 100 रुपये तक की चीज़ है, ठीक है, उसको ऐसे ही पकड़ा देते हैं हम, तो ऐसे सिंपल भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे इसमें विक्रय के लिए लिखा हुआ है कि अगर विक्रय, कोई हम सेल कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी का, विक्रय कौन सी प्रॉपर्टी का, अचल इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर सेल कर रहे हैं, तो अगर 100 रुपये से ज़्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर तो वो रजिस्टर्ड डीड द्वारा, रजिस्ट्रेशन से ही होगा उसका ट्रांसफ़र। लेकिन अगर 100 रुपये से कम की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको बिना किसी कोई रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा ट्रांसफ़र करके पैसे लेके जो भी, ठीक है ना, ट्रांसफ़र कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जो है लिखित या मौखिक दोनों तरह से हो सकता है, किसी भी तरह से। अब ये क्वेश्चन 3 क्या पूछता है भी, संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि संपत्ति का अंतरण वह व्यक्ति कर सकता है जो संविदा कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाना पड़ेगा, और हमें देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, वह व्यक्ति कर सकता है जो वयस्क हो, मेजर हो और स्वस्थ चित्त हो, साउंड माइंड का हो, ठीक है। तो वयस्क व्यक्ति और स्वस्थ चित्त, ठीक है, वो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है। और दूसरी बात, सेकंड बात क्या है कि या तो वो जो प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफ़र कर रहा है वह उसका मालिक होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, ठीक है, ओनर होना चाहिए, या फिर उसको ऑथोराइज्ड किया हो, प्राधिकृत किया हो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो वह व्यक्ति संपत्ति का विक्रय कर सकता है, सेक्शन 7 में बताया था, ठीक है। फिर इसके साथ ही ये मोहरी बीबी धर्मोदास घोष केस, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट का होने से ऑटोमेटिक इससे रिलेट हो गया, ठीक है। तो अवयस्क व्यक्ति जो है, क्योंकि वो संविदा नहीं कर सकता, तो वो संपत्ति का ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता, जो माइनर है, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि स्थावर संपत्ति क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्थावर संपत्ति, इसके अंदर सेक्शन 3 में इसकी नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है कि स्थावर संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगती फसल या घास, ठीक है ना, टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ठीक है। खड़ा काष्ठ क्या होता है कि कोई पेड़ है जो सूख गया है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो पेड़, और कोई घास और उगती फसलें ये शामिल नहीं होती है, ये शामिल नहीं है स्थावर संपत्ति में। ये तीनों संपत्ति जो है ये चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फिर इसका क्या मतलब हो गया कि इनको छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर बाकी चीज़ें जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अचल संपत्ति होती है। और दूसरी एक हमें प्रॉपर डेफिनेशन दे तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोई भूमि से व्युत्पन्न लाभ, ठीक है ना, कोई भूमि से कोई लाभ ले रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट, बेनिफिट फ्रॉम लैंड, ठीक है ना, तो भूमि से कोई लाभ, वो स्थावर संपत्ति है।
प्लस कोई भूबद्ध चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, अटैच है लैंड से, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जैसे मानो कोई घर है, घर बना हुआ है, घर के साथ दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये दरवाजे जब तक घर के साथ जुड़े हुए हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे ही इनको निकाल लेंगे ये चल संपत्ति बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर कौन सी संपत्ति जो है अचल संपत्ति में आएगी? भूमि से लाभ और भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन 5, ठीक है, विक्रय की परिभाषा दीजिए। तो विक्रय क्या होता है? सबसे पहले विक्रय में ट्रांसफ़र किस चीज़ का होता है? ओनरशिप का ट्रांसफ़र, स्वामित्व का अंतरण होता है विक्रय में। और किसके बदले होता है? कीमत के बदले, ठीक है ना, कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप इन प्राइस, ठीक है ना। सेल इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ फॉर प्राइस, ठीक है ना, पैसों के बदले, प्राइस के बदले में ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और फिर ये आगे बात, आप सिंपल बात है कि जो दे चुके हैं या आगे जो प्राइस दे दिया हो या आगे देना हो, ये इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हम ओनरशिप का ट्रांसफ़र कर रहे हैं और प्राइस के बदले कर रहे हैं, कीमत के बदले कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 विनिमय, एक्सचेंज, ठीक है। तो विनिमय क्या होता है कि विनिमय में कोई चीज़ के बदले कोई चीज़, ठीक है ना, किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ देंगे, थिंग, एक्सचेंज ऑफ थिंग, ठीक है ना। इसमें या तो ये दोनों चीज़ें जो दे रहे हैं वो दोनों पैसे नहीं होने चाहिए, धन नहीं होना चाहिए, या फिर ये दोनों ही धन होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सचेंज क्या होता है? किसी भी चीज़ के पहले ज़माने में होता था, कोई गेहूँ दे देता था, उस एक अनाज के बदले दूसरा अनाज लेता था, ठीक है ना, या अनाज के बदले कोई वस्तु लेता था, तो ये एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज क्या होगा? किसी चीज़ का स्वामित्व, ठीक है ना, ओनरशिप ऑफ वन थिंग, ठीक है ना, एक थिंग की ओनरशिप को दूसरी चीज़ के बदले दूसरी चीज़ के स्वामित्व से ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है ना, एक्सचेंज होती है। फिर इसमें एक बात है कि या तो ये दोनों चीज़ें धन नहीं होनी चाहिए या फिर ये दोनों ही धन होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मनी एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो वो भी एक्सचेंज में आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ लिखी नहीं हुई है इधर क्वेश्चन में, लेकिन आपको अगर आप लिखो, अगर ये धन का कोई एक्सचेंज हो रहा है तो उसके साथ ये गारंटी होनी चाहिए कि जो धन है वो असली है, ठीक है, असली होने की गारंटी भी होनी चाहिए। सेक्शन 118 जो है एक्सचेंज बताता है। क्वेश्चन 7, ठीक है ना, क्वेश्चन 7 है लंबितवाद का सिद्धांत। अब लंबितवाद का सिद्धांत क्या होता है कि मान लो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अचल संपत्ति का कोई मतलब कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है और उसका केस जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में केस अभी उसका लंबित है, ठीक है ना, अभी केस डिसाइड नहीं हुआ है। तो फिर ये कहता है लंबितवाद का सिद्धांत कि उस जो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो फिर कोर्ट की परमिशन से ही, ठीक है ना, कोर्ट अगर उसको परमिशन देगा ट्रांसफ़र करने का तभी कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। और तो फिर ये है, एक क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यायालय में क्या है? कोई कार्यवाही लंबित है स्थावर संपत्ति का, जिसमें क्या किसके बारे में झगड़ा है? प्रश्नगत कौन सा मामला है? स्थावर संपत्ति, कोई अचल संपत्ति का कोई मामला झगड़ा, ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड है। और एक चीज़, हाँ ये भी बात है कि जो केस चल रहा है वो दुर्भी संधि नहीं, ऐसा ना दोनों पार्टीज़ केस कर रही हैं, उन दोनों ने कोई कॉन्स्पिरेसी करके भी कोई हम इस प्रॉपर्टी से कुछ फ़ायदा ले लेंगे इसलिए कोई केस किया हो, फिर बाद में हम बेच देंगे बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जब वो कार्रवाई, ठीक है ना, फिर जो बीच में जब चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो फिर अगर उस संपत्ति को आगे ट्रांसफ़र करना है, कैसे भी करना है, तो फिर जो पार्टीज़ है कोर्ट की परमिशन से ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। या कोर्ट जो कंडीशंस लगाएगा, शर्तें लगाएगा, उन शर्तों के अंदर अधीन रहते हुए ही उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है निर्वाचन का सिद्धांत, ठीक है। तो निर्वाचन का सिद्धांत जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या कहता है कि भाई ऐसा एक व्यक्ति है, जैसे एक कोई आदमी है, वो किसी दूसरे आदमी को कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात करता है, और वो जो उस प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहा है वो उसका मालिक नहीं है, वो किसी और की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफ़र कर दूंगा, किसी भी तरह से तुम्हें ट्रांसफ़र करूंगा। और फिर वही आदमी जो है
उसके मालिक के पास जाता है, उस प्रॉपर्टी के मालिक के पास, और उससे ये कहता है कि मैं तुम मुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए दे दो और मैं तुम्हें इसके बदले कोई प्रॉफिट दूंगा, कोई लाभ दूंगा। ठीक है, तो फिर ये जो इलेक्शन का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? उस मालिक के पास होता है। ठीक है, तो वो दोनों में से एक चीज़ स्वीकार कर सकता है, एक चीज़ इलेक्ट कर सकता है। वो या तो इलेक्ट करेगा कि भाई मैं प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र करने का राइट दे दूँ, या फिर वो इलेक्ट करेगा कि राइट नहीं दूँ। ठीक है, तो अगर वो राइट नहीं देता है तो फिर जो उसको प्रॉफिट जो उसको वो लाभ भी दे रहा था, प्रॉफिट दे रहा था, उसको वो भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दो में से एक इलेक्ट कर सकता है। तो फिर अगर वो दूसरी चीज़ इलेक्ट करता है, उसको अधिकार नहीं देता है, तो फिर उसको वो लाभ भी छोड़ना पड़ेगा, ये वो कहता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर में क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है? कोई व्यक्ति जो है या तो वो किसी चीज़ का अनुमोदन कर सकता है या निर्मोदन। ठीक है ना, मतलब या तो उसको मान सकता है या उसको डिसएग्री हो सकता है उससे। ठीक है ना, वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। और यही बात उसने आगे लिखी है कि अगर वो कोई कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिटर्न कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको है, उसमें कोई उसको लाभ मिल रहा है, उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो अगर उस बेनिफिट को वो स्वीकार करता है तो उस बेनिफिट के साथ कोई मानो उस डॉक्यूमेंट में उसको कोई भार भी दे रखा है, जैसे कोई काम दे रखा है, कोई बाउंडेशन दे रखी है, तो उस भार को भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो खाली लाभ जो उसमें बेनिफिट है, वो प्रॉफिट है, वो तो स्वीकार कर ले, और जो भार है, जैसे मानो यही बात है कि वो उसको प्रॉपर्टी बेचने का राइट भी दे रहा था, तो वो तो मना कर दे, बेचने का राइट तो नहीं दूंगा और ये लाभ जो मैं रख लूँगा, तो वह इस तरह नहीं कर सकता। उसको वो राइट भी देना पड़ेगा, तभी उसको लाभ मिलेगा। ये क्वेश्चन 8 कहता है। अब क्वेश्चन 9 क्या कहता है? निहित हित, वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी कोई सेल करता है, सेल नहीं, कोई ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को, लेकिन वो उसके साथ एक कंडीशन लगा देता है, शर्त लगा देता है। और वो शर्त कैसी होती है? जो ऐसी कोई घटना होगी, ऐसी कोई घटना होने पर है जो होनी ही होनी है, वो घटना तो घटित होनी ही होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि वो कह सकता है कि अगर 2 दिन बाद दिन निकलेगा, ठीक है, तो दिन तो निकलेगा ही निकलेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। या फिर वो ऐसी कंडीशन लगा सकता है कि कोई व्यक्ति है, इसकी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो फिर किसी व्यक्ति की तो मृत्यु होनी ही होनी है, ये ऐसी घटनाएँ जो अवश्य होनी है। ठीक है, तो फिर जो ऐसी घटनाएँ होती है जिसको होना ही है, और ऐसी घटना के घटित होने पर वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है, तो ये निहित हित होता है। तो इसमें जो हित होता है, प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट होता है, वो उसको साथ के साथ ही मिल जाएगा। जब उसने ये बात कही, जब ये हुआ उसको प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, हित तो साथ के साथ ही मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है उसका कब्जा जब मिले, जब वो घटना घटित हो जाए। ठीक है, तो वो कब्जा उसको बाद में मिलेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी का मालिक तो वो तभी के तभी बन गया व्यक्ति जिसको उसने ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, तो ये होता है निहित हित। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि संपत्ति अंतरण वो कब करेगा? व्यक्ति के पक्ष में तब करेगा कि जब वो कोई शर्त लगा देगा। ठीक है ना, कोई घटना घटित होने पर। ठीक है ना, वो घटना चाहे तत्काल तभी घटित हो या चाहे बाद में घटित हो, ठीक है, कभी भी घटित हो सकती है, लेकिन जो इसमें इंटरेस्ट है, उसका जो मालिकाना हक है, वो साथ के साथ ही उसमें बन जाता है। और क्वेश्चन 10 है ये बंधक, मोर्टगेज की डेफिनेशन देता है। मोर्टगेज जो है, वैसे इसमें सेक्शन 58 लिखा हुआ है, लेकिन 58A में मोर्टगेज है। ठीक है, हम आम बोलचाल में गिरवी बोल देते हैं। ठीक है, गिरवी हमने लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो गिरवी, लेकिन गिरवी जो होता है वो चल संपत्ति का होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, और वही अचल संपत्ति का है तो वो बंधक होगा, मोर्टगेज होगा। ठीक है, तो बंधक क्या होता है कि कोई भी अचल संपत्ति अपनी किसी व्यक्ति के पास रख देता है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के व्यक्ति के पास रख दी है, और क्यों उसने वही रख देता है, और किसने रखता है? उससे कोई पैसे उधार ले लेता है। ठीक है ना, कोई ऋण ले लेता है, वही कोई उधार ले लेता है, कोई धन ले लेता है, या फिर कोई वचन, कोई प्रॉमिस कर देता है, और वो वचन भी क्या है कि किसी पैसे देने का ही, कोई पैसे से रिलेटेड ही कोई वचन है। ठीक है, तो वही किसी सिंपल भाषा में अपने कहते हैं कि उससे पैसे उसने उधार लिए, और उस उधार के बदले उसने अपनी प्रॉपर्टी रख दी। और प्रॉपर्टी कैसे रखी? एक सिक्योरिटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में। ठीक है ना, कि ये प्रॉपर्टी मेरी तुम्हारे पास रखी है, एक सिक्योरिटी है। ठीक
ठीक है, कि अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँ तो तुम इस प्रॉपर्टी से पैसे ले सकते हो। इस तरह से जो बंधक, ये होता है मॉर्टगेज। ठीक है, तो जो इसमें प्रॉपर्टी अपनी रख रहा है वो बंधक करता है, मॉर्टगेजर है जिसकी प्रॉपर्टी है, और जिस व्यक्ति के पास उसने रखी है और जिससे पैसे लिए हैं, ठीक है, तो वो कौन है, बंधकदार है। ठीक है ना, मॉर्टगेजी है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और है, ये इस क्वेश्चन आंसर में नहीं दे रखी है, एक बंधक धन भी होता है, मॉर्टगेज मनी भी होता है। वो क्या होता है कि वो जो पैसा उसको देना है उस व्यक्ति को, उस बाद में जो उस पैसे उसने उधार लिया है और जो उसको वापस देना है, वो पैसा, वह धन, वह धन और प्लस उसके साथ जो कोई ब्याज है, कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो धन और वह प्लस इंटरेस्ट जो है वो बंधक धन कहलाएगा। और तीसरी चीज़ होती है बंधक विलेख, मॉर्टगेज डीड। वो क्या होते हैं कि मान लो उन्होंने ये जो बंधक का पूरा ट्रांजैक्शन किया है, ये इन्होंने किसी क्या कहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पे लिख लिया है, कोई ऐसे कुछ लिख के दस्तावेज़ तैयार किया है, तो ऐसा जो दस्तावेज है वो बंधक विलेख कहलाएगा, मॉर्टगेज डीड कहलाएगा।